राधे राधे सभी को। एग्जाम नज़दीक है और तुम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर रिवाइज करने हो तो एकदम चिल हो जाओ। इस वीडियो के एंड तक तुम्हारे ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के। जो कभी ये चैप्टर नहीं भी पढ़े हैं वो भी आज के बाद कॉन्फिडेंटली पेपर को लिखेंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, छोटी सी वीडियो है, फुल ऑन रिवीजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फोर्स। फोर्स मीन्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, ठीक है, जिसके चलते उस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो जा रहा है, उसी को बोलते हैं फोर्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट है न्यूटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स ऑफ फोर्स की। पहले ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जांपल हो गई। अप्लाइड फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। मैग्नेटिक फोर्स जिसके चलते हम मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। ये सब कुछ एग्जांपल हो गई फोर्स की। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले इट कैन मेक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, अगर तुम उसमें फोर्स लगाओ तो वो मूव कर जाएगा। फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल रेस्ट पे लगा हुआ है, तुम उसको किक करते हो, तुम उसमें फोर्स लगा रहे हो तो वो फुटबॉल कुछ दूर तक आगे मोशन में आ जाएगा। ठीक है, इट कैन ऑल्सो स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर हम उसमें फोर्स लगाएं तो उसको भी स्टॉप कर सकता है। इट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव स्लोअर और फास्टर। मीन्स अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर ज्यादा फोर्स लगा दें तो वो फास्टर मूव करने लगेगा, कम फोर्स लगाओगे तो स्लो मूव करेगा। ठीक है, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट इधर की ओर जा रहा है और तुम इधर से फोर्स लगाए तो ये ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज एक रबर है, ठीक है, अगर उसमें हम फोर्स लगाते हैं, उस पर हम फोर्स लगाए तो ये रबर कुछ ऐसा हो जाएगा, इसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस की। उससे पहले हम समझ लेते हैं रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स होता है द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। लेट सपोज ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है जिसपे हम इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और इधर से भी लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स। तो इस बॉक्स पर पूरा फोर्स कितना लग रहा है, एफ नेट कितना लग रहा है, वही रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो यहाँ पर एफ नेट देखा जाए तो इधर 10 न्यूटन को हम इधर फोर्स लगा रहे थे और ये 5 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो माइनस 5 न्यूटन। तो जो इस पे रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है इस बॉक्स पे वो है 5 न्यूटन। इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। द सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो देन मोशन रिमेन अनचेंज। मींस अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में तो मोशन में रहेगा। इफ इट इज नॉन जीरो, अगर वो जीरो नहीं है, देन द ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। तो जिधर की ओर नेट फोर्स ज्यादा लग रहा होगा उधर ही की ओर वो मूव करेगा। जैसे इस केस में ये बॉक्स इधर की ओर मूव करेगा क्योंकि 5 न्यूटन इधर ही की ओर फोर्स लग रहा है। अब हम बात करते हैं बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स जब रिजल्टेंट फोर्स हमारा जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स है या नेट फोर्स है वो 0 न्यूटन का जाता है, उसी को बोलते हैं हम बैलेंस फोर्स। जैसे फॉर एग्जांपल इधर के साइड से ग्रेविटी ये बुक को खींचना चाहती है, ग्रेविटी ये बुक को खींचना चाहती है, लेकिन टेबल इस बुक पे फोर्स लगा रहा है जिसके चलते ये बिल्कुल बैलेंस है। या एक और एग्जांपल बोले, लेट सपोज एक बॉक्स है, इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेट फोर्स इसका 0 न्यूटन हो। दे डू नॉट चेंज द ऑब्जेक्ट्स मोशन। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। हम बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स जब रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं हो, याद रखो, जब रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं हो। जैसे फॉर एग्जांपल इधर से लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स और इधर से लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है। यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो है कुछ 8 न्यूटन, तो ये बॉक्स इधर की ओर मूव करेगा, इसी को बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स। अब अनबैलेंस फोर्स आर नॉट इक्वल नहीं होता एंड कॉज अ चेंज इन मोशन। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देगा, अगर मोशन में है तो रेस्ट में ला देगा। अब यहाँ पे हम रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं। तो इधर की ओर फोर्स लग रहा है, हम डायरेक्शन लेते हैं इधर की ओर। ठीक है, इधर की ओर फोर्स लग रहा है 3000 न्यूटन और इधर की ओर लग रहा है -1000 न्यूटन, क्योंकि डायरेक्शन के अपोजिट है। तो जो मेरा रिजल्टेंट फोर्स रहेगा, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो है 2000 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स है 2000 न्यूटन। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इनर्शिया की। इनर्शिया मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा और अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा। वो अपना स्टेट ऑफ चेंज को चेंज करने में रजिस्ट करेगा। अ बॉडी विथ ग्रेटर मास हैज ग्रेटर इनर्शिया। अब जिस बॉडी का मास बड़ा है, जिसका मास ज्यादा है, उसके पास ज्यादा इनर्शिया रहेगा। ठीक है, हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब
अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन की। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब न्यूटन ने अपना 3 लॉ दिया है मोशन के ऊपर, हम उसको डिटेल में सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो। यही होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। कि अगर एक बुक है, अगर हम उसको उसी टेबल पर रख दें तो हमेशा जिंदगी भर तक ऐसे ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। वो हमेशा वैसा ही कि वैसा पड़ा रहेगा। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हम बात करते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज केजी मीटर पर सेकंड। उसका एसआई यूनिट केजी मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जीरो मोमेंटम क्योंकि उसके पास कोई वेलोसिटी ही नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो उसका वेलोसिटी तो जीरो है, उसका वेलोसिटी तो कम्प्लीटली जीरो है, तो उसका मोमेंटम भले मास की कुछ भी हो, लेट सपोज मास 10 है तो उसका मोमेंटम हमेशा जीरो ही रहेगा। लार्जर मास और हाई स्पीड ग्रेटर मोमेंटम। अगर मास बड़ा है तो भी मोमेंटम ज्यादा रहेगा और अगर वेलोसिटी बड़ा है तो भी मोमेंटम ज्यादा रहेगा, ठीक है। बट ऑब्जेक्ट बस रेस्ट में नहीं रहना चाहिए। बात करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। The rate of change of momentum of an object is directly proportional to the net external force acting on it and this change occurs in the force direction। ध्यान समझते हैं इसको। तो ये बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज, मोमेंटम का चेंज पहले वो समझते हैं। मोमेंटम का चेंज हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है। ये होता है चेंज इन मोमेंटम और इसी को जब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, ध्यान रखना है। एंड दिस चेंज ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। मतलब हम जिधर की ओर फोर्स लगाएंगे उधर ही की ओर हमको चेंज देखने को मिलेगा, यही कहना चाहता है, ठीक है। इसका जब हम मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं तो P फाइनल को लिख सकते हैं m इंटू वी माइनस P इनिशियल को लिख सकते हैं m इंटू यू मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम, ठीक है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यहां से हम मास को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और इसको हम एक्सलरेशन भी लिख सकते हैं। इसको हम एक्सलरेशन भी लिख सकते हैं m इंटू ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और जब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एम इंटू ए। जहाँ पर k का वैल्यू होता है 1, यहाँ पर k का वैल्यू होता है 1, इसी को लिख देते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। और ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको आप लोग अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्सलरेशन एंड मास। अभी हमने डेरिवेशन देखा इसका, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, लेट सपोज तुम क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है। तुम क्या करते हो, एक शॉट को कम फोर्स से हिट करते हो तो तुम क्या देखोगे, वो बॉल भी उतना ही दूर जाएगा, कम दूर जाएगा। लेकिन जब तुम उसको ज़्यादा फोर्स से हिट करते हो तो वो बॉल भी बहुत दूर ही जाता है, ठीक है। तो यही सेम इस पे लॉ अप्लाई हो रहा है कि जितना तुम उस पर फोर्स लगाओगे उतना ही उस बॉल में एक्सलरेशन देखने को मिलेगा। अगर तुम उस पर कम फोर्स लगाओगे तो उसमें कम एक्सलरेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो थर्ड लॉ कहता है कि फॉर एवरी एक्शन, हर एक एक्शन के लिए देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर तुम वॉल पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो वॉल भी तुम्हारे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट करेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, वो हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेगा लेकिन वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। बात करते हैं एग्जांपल की। तो जब भी हम किसी गन से बुलेट को फायर करते हैं तो हमें उस गन का रिकॉइल भी देखने को मिलता है। हमने इधर से एक्शन लगाया तो उसका रिएक्शन भी हमको देखने को मिलता है। बात करते हैं लास्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसमें एक चीज हमें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अगर जब भी दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करती हैं तो जो इनिशियल मोमेंटम है इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। जो इनिशियल मोमेंटम रहेगा वो फाइनल मोमेंटम के इक्वल रहता है, ठीक है। तो उसी को अगर हम जब डिराइव करते हैं तो वहां से हमें एक फॉर्मूला मिलता है कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। ये कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चैप्टर हमारी एंड हो गई, ठीक है। जाने से पहले एक बात आप लोग याद रख लें कि द फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट वी डू इन द प्रेजेंट। अभी हम जो काम कर रहे हैं उसी के ऊपर हमारा भविष्य
डिपेंड करेगा। तो अभी हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें भविष्य में भी उसका रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा, और अभी हम गलत काम कर रहे हैं तो हमें उसका रिजल्ट भी गलत ही भोगने को मिलेगा। तो मेक श्योर करना है कि आप अभी से मेहनत करें ताकि आपको फ्यूचर जो आपका ब्राइट हो। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।